Good morning to all students. Next, we will complete the theorem 7.8.3. In this theorem, we discuss the necessary part complete, and then we discuss sufficient part of this theorem. Theorem says that necessary and sufficient condition for a function fz to possess an indefinite integral in G is that the function fz is analytic in G. एंड सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एनी टू डिफाइनाइट इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट, कि कोई भी टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स में एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है. ठीक है, इसका नेसेसरी पार्ट प्रूव कर लिया था. नेसेसरी पार्ट में क्या प्रूव किया था, क्या लेकर क्या चले थे, एफ जेड possesses एन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल इन जी, देन वी प्रूव function fz is analytic in G. Insufficient part, we take fz is analytic in G, then we prove function fz possesses an indefinite integral in simply connected domain G. तो देखो phi dash z इक्वल टू fz, ये अपना इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की कंडीशन है. phi dash z इक्वल टू f of z, then phi z is indefinite integral of function fz in simply connected domain G. सबको लर्न हो गया होगा. नेक्स्ट, इसके नेसेसरी पार्ट में प्रूव में क्या बताया था, phi dash z इक्वल टू fz. इसमें क्या लेकर चले थे कि फंक्शन fz possesses an indefinite integral fz, then by definition of indefinite integral phi dash z इक्वल टू fz. अब इसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म है फंक्शन फाई जेड का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है. द डेरिवेटिव ऑफ फाई जेड इज फाई डैश जेड एंड इज इक्वल टू एफ जेड. अब इसका इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है और ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है, देन फाई जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन जी. ठीक है, अब फाई जेड एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, तो किसी भी एनालिटिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो भी एनालिटिक फंक्शन होता है. द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज एन एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, ये प्रॉपर्टी सभी जानते हो. द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज ऑलवेज एन एनालिटिक फंक्शन. तो फाई जेड का डेरिवेटिव फाई डैश जेड एनालिटिक फंक्शन होगा इसके अकॉर्डिंग. अब ये एनालिटिक फंक्शन है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ जेड इज ऑल्सो एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन जी. ठीक है, तो नेसेसरी पार्ट में तो यही प्रूव करना था. नेक्स्ट सफिशिएंट पार्ट डिस्कस कर रहे थे. इसमें जेड जीरो और जेड जीरो कोई भी फिक्स पॉइंट था और जेड और जेड प्लस डेल्टा जेड ये कोई भी टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स यहाँ पर लिए थे जिसके अकॉर्डिंग पाथ C1 और C2 कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. ठीक है, टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोच की थी. इक्वेशन नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, और ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया था. ठीक है, A to B और B to C, A to C में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ठीक है, फिर इसको डेल्टा जेड से डिवाइड किया था दोनों साइड और माइनस एफ जेड किया था. ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड possesses एन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल इन डोमेन जी. सो वी प्रूव दैट फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड. ठीक है, तो ये फाई डैश जेड बनेगा. यहाँ पर लिमिट लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये फाई डैश जेड और ये टेंस टू जीरो होगा, देन फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड प्रूव हो जाएगा. इसलिए यहाँ पर डेल्टा जेड से डिवाइड किया और माइनस एफ जेड किया. इस एफ जेड को इसी इंटीग्रेशन के साथ एडजस्ट कर लिया, taking modulus both sides, then we get this step. And if we take mod sign in integration sign, then here the sign of inequality and 1 upon mod of z इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड मोड ऑफ टी टी. अब देखो यहाँ पर मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड लेकर क्या चले थे सफिशिएंट कंडीशन में, तो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन जी. ठीक है.
ठीक है, कि फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन जी। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, देन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन एफ जेड इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन जी। ठीक है, तो मैं मीन्स क्या हो गया कि फंक्शन एफ जेड यदि एनालिटिक फंक्शन है तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। अब फंक्शन एफ जेड यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन यूज करोगे। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन in domain G if for every epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that सब इन रियल एनालिसिस में डेफिनेशन जो है वो पड़ी हुई है। if for every epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that, अब इसमें कोई पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करो। फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इन डोमेन जी इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 सच दैट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर ले रहे हो तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस दैन डेल्टा। ठीक है, इसमें अपना आ रहा है मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड, मीन्स ये टी इक्वल टू जेड पॉइंट पर डिफाइन करोगे। द फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट द पॉइंट टी इक्वल टू जेड इन डोमेन जी इफ मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड इज लेस दैन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ टी माइनस जेड इज लेस दैन डेल्टा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी को टी इक्वल टू जेड पॉइंट पर कंटिन्यूस किस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिखाओगे? मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ टी माइनस जेड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन दोगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ले लेना, एफ ऑफ टी कर लेना यहाँ पे। एफ ऑफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन एट टी इक्वल टू जेड इन डोमेन जी if for every epsilon is greater than 0 there exists delta is greater than 0 such that, और इसकी जगह ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन देना जरूरी नहीं है, एक ही डेफिनेशन लो ये वाली। ठीक है, ये तो वैसे क्लियर करने के लिए आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पर बताइए। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मोड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ जेड क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूज करो। ये डेफिनेशन हो गई कंटिन्यूस फंक्शन की, इसकी जगह लेस देन एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन अपॉन मोड ऑफ डेल्टा जेड इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड मोड ऑफ डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मोड ऑफ टी जेड टू जेड प्लस डेल्टा जेड, तो मोड ऑफ डेल्टा जेड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, सॉल्व इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, so when epsilon is greater than 0 then this term tends to 0। अब ये टर्म टेंस टू 0 है तो फाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू 0। तो एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सो वी टेक एप्सिलॉन टेंस टू 0। एप्सिलॉन टेंस टू 0 तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो गया। अब लिमिट ले लो यहाँ पे, क्योंकि क्या प्रूव करना है अपने को? फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, तो फाई डैश जेड एफ डैश जेड की डेफिनेशन बताई थी, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी, तो इसी के अकॉर्डिंग फाई डैश जेड को डिफाइन कर सकते हो, एफ की जगह फाई फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टर्म में टेकिंग लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 बोथ साइड। ठीक है, अब डेल्टा जेड ओनली इसी में यूज हो रहा है तो यहीं पर यूज करोगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। यहाँ तो कोई यूज नहीं होगा बिकॉज हेयर द वेरिएबल इज जेड, डेल्टा जेड इज नॉट प्रेजेंट इन दिस टर्म।
तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 लोगे तो ये फाई डैश जेड बन जाएगा और ये माइनस एफ जेड इक्वल टू 0, देन फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड. सो द फंक्शन एफ जेड possesses indefinite integral phi z in simply connected domain G. ठीक है, तो इस लाइन को ले लोगे सभी. इस कंडीशन के नेक्स्ट क्या कहोगे? सो द फंक्शन एफ जेड possesses indefinite integral phi z in simply connected domain G. ठीक है, तो ये इसका सफिशिएंट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया. नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं. अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था कि टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट. तो इसके लिए टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो सपोज करोगे. लेट द फंक्शन एफ जेड हैव फाई जेड एंड साई जेड टू. इसको इस तरह से ले लेना. लेट फाई जेड एंड साई जेड आर टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड इन डोमेन जी. देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल वी हैव, अब डेफिनेशन यहाँ पर यूज कर सकते हो. फंक्शन एफ जेड के क्या क्या सपोज करें? टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल फाई जेड एंड साई जेड. फाई जेड एंड साई जेड आर टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ जेड. देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल वी हैव फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड. और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? साई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड. दोनों एफ जेड की वैल्यू है तो यहाँ से फाई डैश जेड इक्वल टू साई डैश जेड. फाई डैश जेड इक्वल टू साई डैश जेड, तो यहाँ से फाई डैश जेड माइनस साई डैश जेड इक्वल टू 0. इसको डी बाई डी जेड फाई जेड, इसको डी बाई डी जेड साई जेड इक्वल टू 0. एक साथ ले लो. डी बाई डी जेड फाई जेड माइनस साई जेड इक्वल टू 0. ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट फाई जेड माइनस साई जेड इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी और के, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और इधर कांस्टेंट आ जाएगा अपना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यही प्रूव करना था. फाई जेड माइनस साई जेड इक्वल टू कांस्टेंट. एनी टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट. डिफर मीन्स डिफरेंस, कि दोनों में कांस्टेंट का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो थ्योरम अपने 7.8.3 कंप्लीट हो गई. अब इस ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो से अपने टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करते हुए नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ये 7th चैप्टर है. इनके टोटल सभी डेरिवेशन और एग्जाम्पल जो हैं सभी आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी. अब लास्ट इस चैप्टर का लास्ट जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन की मूलभूत प्रमेय. ये लास्ट थ्योरम रही है अपनी, इसको डिस्कस करेंगे. इससे पहले एक इसमें एग्जाम्पल 8th और रह रहा है, बाकी सभी एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल 1 to 8 सभी एग्जाम्पल जो है आप लोगों को करवा दिए. एग्जाम्पल 8th छोटा सा एग्जाम्पल है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. देखो इसमें क्या है, इसमें बताना है कि ये फंक्शन एफ जेड ये दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2. तो इस फंक्शन पर कोची थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है क्या? जहाँ सी, कोची थ्योरम क्या होती है अपनी? कोची फंडामेंटल थ्योरम और कोची कुर्सट थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो
Does Cauchy theorem can applied when C is a circle mode of Z equal to 3? जब C ये सर्किल हो और सेकंड पार्ट में क्या है कि C जो है वो एक सर्किल मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 हो, ठीक है। द पाथ ऑफ द इंटीग्रल C इज अ सर्किल मोड ऑफ Z इक्वल टू 1। तो सर्किल की इक्वेशन जो है वो अलग अलग दी हुई है, मोड ऑफ Z इक्वल टू 3 और मोड ऑफ Z इक्वल टू 1। ये 3 रेडियस का सर्किल है और ये 1 रेडियस का सर्किल है। अब देखो इस फंक्शन को देखने से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि फंक्शन Z इक्वल टू 2 पर इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। मीन्स Z इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट बन रही हो, डिफाइन नहीं हो रहा है फंक्शन, मीन्स फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक फंक्शन इन एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड जो है उस पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। डिफाइन करना चाहिए फंक्शन जेड की वैल्यूज के लिए। तो ये फंक्शन एफ जेड इस पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है। अब जेड इक्वल टू 2 पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। और जेड यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन क्या दी हुई है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3। अब मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3 रेडियस का सर्किल जो है वो इस तरह से बनेगा, ये जेड इक्वल टू 3। जेड इक्वल टू 2 जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग 2 रेडियस का सर्किल जो है, या ये कहें ये जेड इक्वल टू 3 है तो जेड इक्वल टू 2 पॉइंट इसके अंदर ही होगा, ठीक है। अब जेड इक्वल टू 2 पर फंक्शन यहाँ पर ये कह रहे हो कि जेड इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो जेड इक्वल टू 3 ये अपना सर्किल है, जेड इक्वल टू 2 इसके अंदर होगा, मीन्स इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। अब इसके अंदर एनालिटिक फंक्शन नहीं है मीन्स यहाँ पर कौची प्रमेय को कौची फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑन कंटूर सी, ठीक है। कि फंक्शन एफ जेड जो है वो क्लोज कंटूर सी के अंदर और ऊपर क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तब इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू 3 के अंदर जेड इक्वल टू 2 पॉइंट ऐसा है जहाँ फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर सभी पॉइंट्स पर और इसके ऊपर पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, तभी कौची प्रमेय को अप्लाई कर सकते हो। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3 इस सर्किल के अकॉर्डिंग कौची प्रमेय को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में क्या है कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है। अब मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 फंक्शन एफ जेड जो गिवन है वो जेड इक्वल टू 2 पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है। मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 सर्किल जो है ये जेड इक्वल टू 1 होगा और 2 पॉइंट जो है वो इसके बाहर होगा, ठीक है। तो मीन्स इस सर्किल के अंदर सभी पॉइंट्स पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। तो इस सर्किल के अकॉर्डिंग कौची प्रमेय को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें यही है कि जेड इक्वल टू 2 जो है वो सर्किल के बाहर होगा, अतः फंक्शन एफ जेड सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक फंक्शन है। सो वी अप्लाई हेयर कौची थ्योरम, और इस कंडीशन में इंटीग्रेशन सी मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है, एफ जेड ये हो गया, डी जेड इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है वो कौची फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल 1 to 10 सभी कंप्लीट हो गए और लास्ट ओनली एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट, 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे।